हेलो स्टूडेंट, जीव जनन कैसे करते हैं इनके ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए इसमें हम आपको कुछ फिर से क्वेश्चन का रिवीजन करा देते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों के विशिष्ट अंगों, जैसे जनन अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं की परत होती है जिनमें जीव की कायिक कोशिकाएं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। ये दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिकाएं होती हैं जो लैंगिक जनन में युग्मजन द्वारा युग्मजन यानी कि जैगोट बनाती है, जो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा को पुनर्स्थापित करती है। उसके बाद है कि गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक कहते हैं तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। पुष्पी पौधों में पुंकेसर नर जननांग होता है जो परागकण बनाता है, जबकि स्त्री केसर मादा जननांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और तीसरा जो है अंडाशय। और उसके बाद है कि जिस पुष्प में केवल स्त्री केसर अथवा पुंकेसर की उपस्थित रहता है तो ऐसे पुष्प एकलिंगी कहलाता है, जैसे कि पपीता, तरबूज आदि। उसके बाद है कि जब पुष्प में पुंकेसर एवं जब पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दो उपस्थिति हो तो यह पुष्प उभय लिंगी पुष्प कहलाता है, जैसे गुड़हल एवं सरसों आदि। उसके बाद है कि पुंकेसर के एक अन्य भाग जिसे परागकोश कहते हैं उसी पर परागकण चिपके रहते हैं। परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के परागकोशों से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो ऐसे परागकण को स्वपरागकण कहते हैं। जब किसी अन्य पुष्प का परागकण का किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है तो ऐसे परागन को परम्परागन कहते हैं। परम्परागन में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहकों के द्वारा संपन्न होता है। उसके बाद है कि परागित परागकण और परागन के बाद वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, जहां अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक से संलयन होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। बीजांड में भ्रूण विकसित होता है जो बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद बीज का नए पौधे में विकसित होने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। उसके बाद रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक की अवधि स्त्रियों में जनन काल कहलाता है। किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें जनन उत्तक परिपक्व यानी कि मटर होना प्रारंभ करते हैं, ये यौवनारंभ कहलाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठगत प्रश्न यानी कि पाठ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो उनका ये क्वेश्चन और आंसर आज हम कराने वाले हैं। कि प्रश्न एक है कि डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। मतलब कि प्रजनन जब होता है उसमें डीएनए का क्या महत्व है। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं कि जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिक्रिया बनती है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के
लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो जीवों के विशिष्ट स्थान में रहने के योग्य बनाती है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए दो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? कहता है कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? तो चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर करके आपको सही से दिखाते हैं। उसके बाद इसका उत्तर है कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवों में विभिन्नता उनकी स्पीसीज मतलब कि प्रजाति की समष्टि को अस्थायित्व प्रदान करता है। कोई भी एक समष्टि अपने निकेत के प्रति अनुकूलित होते हैं, परंतु विषम परिस्थितियों में जब कोई निकेत उनके अनुकूल नहीं रह जाता है तब यही विभिन्नताएं उनकी समष्टि के समूल विनाश से बचाता है। उनके समष्टि में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो उन विषम परिवर्तन का प्रतिरोध कर पाते हैं और वे जीवित बच जाते हैं, परंतु उनके समष्टि से कुछ व्यष्टि मर जाते हैं। अतः विभिन्नताएं समष्टि की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए लाभदायक है। 146वां प्रश्न है, चलिए 146वां पेज का है। प्रश्न है कि द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर क्या है? तो इसका उत्तर चलिए इधर एक भाग है द्विखंडन, इधर है बहुखंडन। तो इसको हम टिक करके आपको समझाते हैं। इसमें है द्विखंडन में है कि इसमें जीव की कोशिकाएं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, जबकि बहुखंडन में इसमें जीव की कोशिकाएं अनेक भागों में विभाजित हो जाती हैं। उसके बाद फिर से द्विखंडन में है कि द्विखंडन में कोशिकाएं कुछ जीवों जैसे कि अमीबा में कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लेशमानिया जैसे जीवों में कोशिका विभाजन एक निर्धारित तल से होता है। वहीं बहुखंडन में जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे प्लेज्मोडियम। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? इसका उत्तर है कि बीजाणु एक विशेष प्रकार का जनन संरचना है जो बहुत हल्के होते हैं एवं कई कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छ से अलग हो इधर उधर फैल जाते हैं। ये जीव के जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थितियों में इनकी मोटी भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं और नम सतह के संपर्क में आते ही वृद्धि करने लगते हैं, अतः ये अनुकूलन परिस्थिति में ही वृद्धि करते हैं। उसके बाद है तीसरा सवाल है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुभवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? इसका उत्तर है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। पहला कि जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लगते हैं। तीसरा कारण है कि इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में फल एवं फूल जनक पौधों के समान ही होते हैं। उसके बाद पांचवा सवाल की डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है कि क्योंकि पहला है कि डीएनए की प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है जो संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है कि कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। डीएनए की प्रकृति बनने के समय जिस तरह की सूचनाएं प्रकृति में शामिल होती है, बनने का प्रोटीन भी उसी प्रकार का बनता है।
तीसरा है कि भिन्न भिन्न प्रोटीन के कारण जीवों के शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता आ जाती है। संतति कोशिकाएं सामान्य होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न यानी कि एक दूसरे से अंतर होती है। चौथा है कि डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, मूलतः समरूप नहीं होते, अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद चौथा के बाद पांचवा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है कि डीएनए की प्रतिकृति में एक परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। चौथा है कि डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तन विभिन्नताएं लाती है जो जीवों की उत्तरदायी बनाए रखती है।